मुहर्रम की आड़ में उत्पात मचाने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी तो बवाल मच गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले कहा था कि त्योहार ढंग से मनाना है तो मनाओ, नहीं तो घर बैठो। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने आरोप लगाया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूँ ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, सब सुनी जा, सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा है कि अगर मुहर्रम बंद होगा तो कावड़ यात्रा भी बंद होनी चाहिए, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले सरकार के नियमों के तहत ही मुहर्रम मनाने की बात कही थी। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। दरअसल सीएम योगी ने कल बयान देकर कहा था कि ताजिया निकालने के लिए कोई पेड़ ना काटा जाए। सीएम योगी ने कहा था कि पहले ऊंची ऊंची ताजिया निकालने के लिए बिजली के तार काट दिए जाते थे, लेकिन अब तार नहीं काटे जाएंगे। वहीं उन्होंने बयान दिया था कि ताजिया निकालने के लिए ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा और सुचारू रूप से ट्रैफिक चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने मुहर्रम जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन बैन करने की बात कही थी और कहा था कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का जैसे ही ये बयान सामने आया, मुस्लिम समाज ने उन्हें घेर लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और इसे सीएम योगी आदित्यनाथ की हठधर्मिता बता दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़कते हुए जियाउर रहमान बर्क ने ये कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान सरासर गलत है। 3 दिन के लिए लाइटें बंद होती थी, सिर्फ जिस दिन तार कटते थे उसी दिन रात तक या अगले दिन सुबह तक तार जुट जाया करते थे। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने यहाँ तक कह दिया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमान अपने हिसाब से मुहर्रम मनाएंगे। आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, मुसलमानों के धर्म का भी सम्मान पूरी तरह से होगा। जियाउर रहमान बर्क ने सीएम योगी के इस आदेश के खिलाफ संसद में आवाज उठाने की बात भी कही। और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध तब हो रहा है जब अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दंगा भड़काने वाले नारे लगाए गए। मुहर्रम जुलूस के दौरान कई लोगों ने पूरे हिंदू समाज को धमकी देते हुए विवादित नारे लगाए। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के ही अमेठी जिले में हुआ। शरारती तत्वों की तरफ से ये नारे तब लगाए गए जब मुस्लिम धर्म के बड़े बुजुर्ग लोग भी वहां मुहर्रम के जुलूस में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी युवाओं को ऐसे नारे लगाने से रोकने की कोशिश नहीं की। अमेठी जिले में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। अमेठी में दंगा भड़काने की पूरी साजिश रची गई, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस ने नारे लगाने वाले 6 लड़कों को हिरासत में ले लिया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ धारा 302 और 35(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना के बाद से प्रयागराज के संतों में भी नाराजगी है और संत समाज ने सीएम योगी आदित्यनाथ से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप हुसैन का नाम लीजिए, इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसके साथ देश को ये जोड़ देना कि रहना है तो इनका नाम लेना होगा, ये है जो गलत हमारा है। अमेठी के अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। मुहर्रम जुलूस के दौरान तमाम लोग गाजा के समर्थन में नारे लगाने लगे और फिलिस्तीन का झंडा लहराकर इजराइल के विरोध में और गाजा के समर्थन में नारेबाजी की। गाजा के समर्थन में एक नहीं बल्कि कई झंडे लहराए गए। ये जुलूस श्रीनगर में गुरु बाजार से डल गेट तक निकाला गया, लेकिन पूरे रास्ते गाजा के समर्थन में नारेबाजी होती रही।
वहीं बिहार के दरभंगा जिले में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई। पुलिस ने झंडा लहराने वाले कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं को ही चेतावनी दे दी। पार्टी में रहकर विश्वासघात करने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिरी अल्टीमेटम दिया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में दो टूक कह दिया कि अगर सरकार बनने में कोई दिक्कत आई तो ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ पर कहीं कोई खरोच आता है तो वहाँ उसके असर वहाँ पर भी पड़ने वाला है। हवा का रुख देखकर पार्टी बदल लेने वालों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा जो पार्टी के वफादार होंगे। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी जब तक सत्ता में है तभी तक कार्यकर्ताओं का सम्मान है और इस सम्मान को आगे बनाए रखने के लिए बीजेपी को हर हाल में यूपी विधानसभा चुनाव जीतना होगा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान केशव मौर्य के एक बयान के बाद सामने आया। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो लोग संगठन के लिए काम करेंगे। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य का जैसे ही ये बयान सामने आया, सियासी गलियारों में इस बयान के अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे। उनके इस बयान के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी की खबरें भी सामने आने लगी। ये कयास लगाए जाने लगे कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य का इशारा किस ओर है। चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन काफी खराब रहा, इसीलिए पार्टी सबसे ज्यादा यूपी में ही ध्यान दे रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नए प्लान पर काम कर रही है और यूपी में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। बीजेपी सबसे पहले अपने नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करेगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब गांव-गांव जाएंगे और पार्टी नेताओं का दुख दर्द सुनेंगे। वहीं जो कार्यकर्ता मेहनती होगा उसे संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी भी चल रही है। नए प्लान के तहत अब हर हफ्ते मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष एक दूसरे से मिलेंगे और फिर गांव-गांव जाकर अपने एक एक कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे और उनकी समस्याओं को खत्म करेंगे। ऐसी मुलाकातें पहले भी होती रही है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही इस तरह से माना जाता है कि उसमें बैठकें लगातार होती रहती हैं। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उसका ये प्लान काम करेगा और 2027 में इस प्लान से बीजेपी यूपी में सरकार बना पाएगी। पार्टी को उम्मीद है कि जब बड़े नेता गांव-गांव तक जाएंगे तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा। कार्यकर्ता दोगुनी मेहनत से काम करेंगे, जिससे पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा। वहीं इस मुलाकात से स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद कम होगा और सभी साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी यूपी की सत्ता को हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अभी तक कांग्रेस यूपी में जो गलतियां करती आई है, उन गलतियों को सुधारने में कांग्रेस पार्टी जुटी है और कांग्रेस पार्टी अब सबसे बड़ा बदलाव अपने संगठनात्मक ढांचे में कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठनों और विभागों को सक्रिय कर दिया है। विचार विभाग, मानवाधिकार विभाग, विधि विभाग, किसान कांग्रेस और प्रोफेशनल कांग्रेस, ये ऐसे विभाग हैं जिन पर खाली पड़े पदों को कांग्रेस पार्टी जल्द ही भरेगी। ये सभी विभाग और फ्रंटल जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करेंगे और इसमें युवाओं को खास तौर पर सक्रिय किया जाएगा। कांग्रेस इन विभागों में ऐसे युवाओं की भर्ती करेगी जो युवा सोशल मीडिया पर खास तौर से सक्रिय रहते हैं। वहीं विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को बुलंद करने वाले युवाओं को भी इन विभागों से जोड़ने की तैयारी है। बेहतर प्रदर्शन नहीं, सरकार बनाएंगे, डंके की चोट पर सरकार बनाएंगे। हमारा एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी और सरकार के जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर अब सड़क पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि वो जमीन पर उतरकर जितना लोगों की लड़ाई लड़ेगी, उतना ही वो 2027 के लिए अपनी पैठ मजबूत कर पाएगी। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या घटकर 86 पहुंच गई है, जबकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 101 है। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या कम होने से सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और राज्यसभा में बीजेपी की सीटें कम होने का मतलब है कि सरकार को उच्च सदन में कोई विधेयक पारित करने के लिए अब एनडीए के अलावा बाहरी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। सरकार को राज्यसभा में कोई विधेयक पारित कराना होगा तो उसे अब
डीएमके और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस से समर्थन लेना पड़ेगा। वहीं सरकार को अब कोई विधेयक पास कराने के लिए अपने पक्ष में कम से कम 13 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। किसी विधेयक पर अगर एआईडीएमके सरकार को समर्थन देने से इनकार करती है और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेडी भी मुंह मोड़ती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को मनोनीत सदस्यों का मुंह ताकना पड़ेगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है, लेकिन वर्तमान में 7 सदस्य ही गुट निरपेक्ष नजर आए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि सरकार द्वारा चुने गए मनोनीत सदस्य अपनी वफादारी दिखाने के लिए विधेयक पर उसके पक्ष में ही वोट करेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में स्वास्थ्य को लेकर विवाद बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने जेल में केजरीवाल का वजन तेजी से कम होने का आरोप लगाया, तो वहीं तिहाड़ प्रशासन ने गृह विभाग को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल का हेल्थ अपडेट जारी करते हुए गृह विभाग को चिट्ठी लिखी और केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम कम होने के आम आदमी पार्टी के दावों को गलत बताया। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 को जब केजरीवाल पहली बार तिहाड़ आए तो उनका वजन 65 किलोग्राम था। वहीं 10 मई को जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से निकले तो उनका वजन 64 किलोग्राम था। 2 जून को जब केजरीवाल ने जेल में सरेंडर किया तो उनका वजन 63.5 किलोग्राम था और रविवार यानी कि 14 जुलाई को अरविंद केजरीवाल का वजन 61.5 किलोग्राम पाया गया। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक कम खाना खाने से केजरीवाल के वजन में गिरावट हो सकती है। गृह विभाग को लिखी चिट्ठी में तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हर रोज सीनियर डॉक्टर्स और अधिकारियों की देखरेख में केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच होती है और परामर्श के वक्त उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहती हैं। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल प्रशासन को डराने के इरादे से झूठी जानकारी फैलाने और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो रहा है और कई बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे जा चुका है, जिस वजह से उनकी जान को खतरा है और वो सोते हुए कोमा में जा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने धार भोजशाला का सर्वे पूरा कर लिया और अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंप दी है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। धार में भोजशाला का सच जानने के लिए एएसआई की इस सर्वे की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें लगी हैं। करीब 3 महीने तक भोजशाला का सर्वे करने के बाद एएसआई की टीम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की। एएसआई की टीम ने 98 दिनों तक भोजशाला का सर्वे किया। इस दौरान भोजशाला में जीपीएस, जीआरएस और कार्बन डेटिंग से सर्वे हुआ और उसके बाद 2000 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। भोजशाला पर एएसआई की रिपोर्ट में करीब 1700 अवशेष मिलने का जिक्र किया गया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि कोर्ट में हिंदू पक्ष का केस मजबूत हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद हमारा जो केस है और पुख्ता हुआ है और साबित हुआ है और बेसिक तौर पे हम जो कहना चाहते हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, शारदा सदन है और यहाँ पे गलत ढंग से हमारे मंदिर परिसर को तोड़ के उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। संस्कृत की ऋचाएँ हैं, खम्बे हैं, पिलर्स हैं, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, मूर्तियाँ हैं, ये सारी बातें 98 डेज के सर्वे में उभर के सामने आई हैं। भोजशाला भारतीय पुरातत्व विभाग की एक संरक्षित स्मारक है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसका निर्माण हजारों साल पहले राजा भोज के शासन के दौरान हुआ था। अब एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट इस मामले में अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। राम जन्मभूमि अयोध्या की सुरक्षा को और पुख्ता करने की तैयारी जोरों पर कर रहा है और बताया जा रहा है कि एनएसजी की टीम जल्द ही अयोध्या जाने वाली है और मंदिर परिसर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। अयोध्या को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का हब बनाने के लिए तैयारी हो रही है। इसी सिलसिले में एनएसजी की एक टीम 17 जुलाई को अयोध्या पहुंच रही है, जो 4 दिनों तक वहां रहकर राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा की जांच करेगी और वहां की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन करेगी। एनएसजी और अधिकारियों की बैठक में आतंकी हमलों से निपटने के लिए भी रणनीति तैयार होगी, जिसके बाद एनएसजी की टीम 20 जुलाई को वापस लौट आएगी। राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एसएसएफ संभाल रही है। इसके अलावा सीआरपीएफ और पीएसी को भी लगाया गया है। एसएसएफ के जवानों को एनएसजी की ओर से ही ट्रेनिंग दी गई है। स्पेशल फोर्स के 200 कमांडो अयोध्या में अभी सुरक्षा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 समुदाय के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
दरअसल पूरा मामला दरगाह पर अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि विशालगढ़ किले में मौजूद दरगाह पहले छोटी थी, लेकिन अब उसके आसपास अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे हटाने की मांग को लेकर भारी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जमा हुए और जमकर नारेबाजी के बाद ढोल की धुन पर नाचते दिखाई दिए। इसी दौरान दोनों तरफ से तोड़फोड़ शुरू हो गई। भीड़ ने कई दुकानों को तोड़ दिया और पत्थरबाजी भी की। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। हिंसक झड़प के दौरान भीड़ ने कई इलाकों में आगजनी भी की, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हिंसक झड़प की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एडिशनल फोर्स हमें मिल चुकी है, वो डिप्लॉय हो चुकी है। अभी कोई भी आंदोलन या दंगाई यहाँ पे उपस्थित नहीं है। हिंदू संगठनों की मांग है कि विशालगढ़ किले से अतिक्रमण को हटाने और किले की मूल विरासत को बहाल की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद हिंदू संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लिया। राजस्थान के जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ भजनलाल सरकार की बुलडोजर कार्रवाई आज से शुरू हो गई, जो 30 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान सड़कों के पास कब्जाई गई सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसकी शुरुआत गोपालपुरा मोड़ से की, जहां सड़क के किनारे सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई थी, ताकि लोगों के विरोध को देखते हुए बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो। दरअसल जयपुर में 11 सड़कों का चौड़ीकरण होना है, जिसके लिए 9 जोन की 11 मुख्य सड़कों की पहचान की गई है और भजनलाल सरकार ने इन सड़कों के पास सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध निर्माण को तोड़कर सड़क बनाई जा सके। अभियान के पहले दिन गोपालपुरा मोड़ से कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें गुर्जर की थड़ी तक 3 किलोमीटर के इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हुई और कल यानी 16 जुलाई को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से श्यामनगर अजमेर रोड तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। और बिहार पुलिस संसाधनों की कमी से जूझ रही है। वहीं इसको लेकर बिहार के एडीजी ने बिहार सरकार के गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें राज्य पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों को लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव देने की मांग की। साथ ही थानों के लिए भवन देने की बात भी प्रस्ताव में है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव को पास करने के बाद बिहार पहला राज्य होगा जिसके पुलिस थानों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के पास लैपटॉप और स्मार्टफोन होगा। इसके लिए बिहार पुलिस ने एएसआई से लेकर एडीजी स्तर के करीब 24,000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार सरकार के होम मिनिस्ट्री को एक अपना प्रस्ताव भेजा है, जिसमें तमाम आईओ के लिए उसने लैपटॉप मांगे हैं और मोबाइल फोन्स मांगे। सरकार के पास यह प्रस्ताव गया हुआ है। अब सरकार को यह फैसला लेना है कि बिहार पुलिस को उन्नत बनाने के लिए पहले उसको कम्युनिकेशन बेहतर देना है, या फिर गाड़ियां देनी है, या फिर भवन देने हैं, या लैपटॉप देने हैं। आपको बता दें, संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। इसमें डिजिटल एविडेंस कलेक्शन पर जोर है, यानी केस में जुटाए गए साक्ष्यों को डिजिटल भी रखना होगा। इसको ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव भेजा गया है। जी न्यूज़।